हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनीय के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक शब्द की वर्तनीय के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है वर्ण संयोजन, ऑप्शन बी है संधि, ऑप्शन सी है संधि विच्छेद और ऑप्शन डी है वर्ण विच्छेदन। तो प्रत्येक शब्द की वर्तनीय के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है वर्ण विच्छेदन। वर्ण विच्छेदन कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 35। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 25। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है स्वर ए अय का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, स्वर ए और अय का उच्चारण स्थान बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए कंठोष्ठ, ऑप्शन बी है दंतोष्ठ, ऑप्शन सी है कंठ तालव्य और ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो ए और अय का उच्चारण हम करेंगे तो कहाँ से इनका उच्चारण होता है? तो इनका उच्चारण होगा कंठ और तालव्य के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है ज्ञ, ऑप्शन बी है च, ऑप्शन सी है ख और ऑप्शन डी है छ। तो हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन आता है? तो हिंदी शब्दकोश में क के बाद आता है छ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन लिखेंगे? तो ऑप्शन ए है संस्थापक महोदय, ऑप्शन बी है व्यवस्थापक महोदय, ऑप्शन सी है प्रचारक महोदय और ऑप्शन डी है संपादक महोदय। ठीक है, तो कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए हम किसको आवेदन लिखेंगे, आवेदन पत्र लिखेंगे? तो हम लिखेंगे किसे? व्यवस्थापक महोदय को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं हम। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। ठीक है, दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो ऑप्शन ए है कार्यकारी महोदय, ऑप्शन बी है प्रचारक महोदय, ऑप्शन सी है संपादक महोदय और ऑप्शन डी है अधिकारी महोदय। तो किसे हम लिखेंगे पत्र? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संपादक महोदय को हम लिखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो ऑप्शन ए थानाध्यक्ष महोदय, ऑप्शन बी है संस्थापक महोदय, ऑप्शन सी है बस स्टैंड अधिकारी और ऑप्शन डी है अधिकारी महोदय। तो बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे हम आवेदन पत्र लिखेंगे? तो हम लिखेंगे किसे? थानाध्यक्ष महोदय को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। ठीक है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? तो ऑप्शन ए विषय, ऑप्शन बी है पता, ऑप्शन सी है अभिवादन और ऑप्शन डी है दिनांक। तो औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा नहीं होगा वो बताना है। तो क्या होगा वो? तो वो अभिवादन नहीं लिखा जाता है औपचारिक पत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? तो ऑप्शन ए है आदरणीय, ऑप्शन बी है महोदय, ऑप्शन सी है परम पूज्य और ऑप्शन डी है प्रिय। तो व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या लिखा जाता है? तो व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन लिखा जाता है महोदय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निर्देश 10 से 14 गद्यांश पढ़ें एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो 10 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है वो बताना है। तो चलिए हम गद्यांश पढ़ते हैं और इसका उत्तर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन है उसको संभाल कर रखना, ऑप्शन बी है उसे व्यर्थ न करना, ऑप्शन सी है उसका अनादर करना और ऑप्शन डी है उसे व्यर्थ करना। तो समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। ठीक है, क्या दिया है कि समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। तो हम पूछा है कि समय का सदुपयोग का अर्थ क्या है? तो समय का आदर करना यानी उसको व्यर्थ न करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है कि
छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? ठीक है, चलिए अगर ध्यान से पढ़ते हैं और इसका उत्तर देते हैं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। ऑप्शन बी है सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं। ऑप्शन बी है कभी भी सफल नहीं होते। और ऑप्शन डी है सदा पीछे रहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वह जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है परंतु बीता हुआ समय न ही लौट लौटाया जा सकता है। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कदर करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या दिया है कि जो छात्र इस उम्र में समय की कदर सीख लेते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयां छू लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी की सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो ऑप्शन ए समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं। ऑप्शन बी है बहुत मेहनत से मिलता है। ऑप्शन सी है धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। और ऑप्शन डी है समय नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वह जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है परंतु बीता हुआ समय न ही लौटाया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि सजगता का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है प्रमाद, ऑप्शन बी है सतर्कता, ऑप्शन सी है होशियारी और ऑप्शन डी है चौकन्नापन। तो सजगता का पर्यायवाची कौन इसमें नहीं है वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रमाद क्या है? ये सजगता का पर्यायवाची नहीं है। अगला है, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताइए। ठीक है, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो ऑप्शन ए है जीवन और समय, ऑप्शन बी है छात्र जीवन और समय, ऑप्शन सी है छात्र जीवन और ऑप्शन डी है अनु उपयोग। तो इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसमें क्या है कि छात्र जीवन और उसके समय के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी है वर्ण, ऑप्शन सी है अर्थ और ऑप्शन डी है मात्रा। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो उसे हम वो शब्द को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है बृंद, ऑप्शन बी है भूषण, ऑप्शन सी है शेख नबी और ऑप्शन डी है रहीम। तो ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। ठीक है, शेख नबी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना किसने की? तो ऑप्शन ए है सुंदर, ऑप्शन बी है सेनापति, ऑप्शन सी है मोहनलाल मिश्र और ऑप्शन डी है केशव। तो रामचंद्रिका की रचना किसने की है? तो रामचंद्रिका की रचना केशव, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केशव जी ने की है। अगला है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है गुंडा, ऑप्शन बी है सालवती, ऑप्शन सी है ग्राम और ऑप्शन डी है मछुआ। तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन थी? तो ये थी ग्राम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है सबरी, ऑप्शन बी है महाप्रस्थान, ऑप्शन सी है संशय की एक रात और ऑप्शन डी है प्रवाद पर्व। तो सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है इसमें? तो वो है प्रवाद पर्व। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन है कृपया कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें, ऑप्शन बी है कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ऑप्शन सी है मेरे पत्र पर ध्यान दें कृपया,
और ऑप्शन डी है कृपया करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दें। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा कि कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन है। तो ऑप्शन ए है वह सारी रात भर पढ़ता रहा। ऑप्शन बी है वह सारी रात पढ़ता रहा। ऑप्शन सी है रात भर पढ़ता रहा वह। और ऑप्शन डी है पढ़ता रहा वह सारी रात भर। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा कि वह सारी रात पढ़ता रहा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। ठीक है, फिर बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए है तुम तुम्हारा काम करो। ऑप्शन बी है तुम का काम करो। ऑप्शन सी है तुम मेरा काम करो। और ऑप्शन डी है तुम अपना काम करो। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा कि यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन नंबर ए में तुम तुम्हारा काम करो, ये क्या है? ये भी शुद्ध नहीं है। ठीक है, तुम का काम करो, ये भी नहीं है। तुम मेरा काम करो, तुम तेरा काम करो, ये भी नहीं है। तुम अपना काम करो, ये क्या है? ये शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। ठीक है, फिर बताना है कि हमको इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए मैंने गुरुजी का दर्शन किया। ऑप्शन बी है मैंने गुरुजी को दर्शन किया। ऑप्शन सी है मैंने गुरुजी को दर्शन किए। और ऑप्शन डी है मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो क्या लिखा है कि मैंने गुरुजी का दर्शन किया, ये क्या है? ये शुद्ध वाक्य नहीं है। मैंने गुरुजी को दर्शन किया, यहाँ पे भी ये भी नहीं है। मैंने गुरुजी को दर्शन किए, ये भी नहीं है। और ये क्या है कि मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ये क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ये क्या है? ये शुद्ध लिखा गया है कि मैंने गुरुजी के दर्शन किए। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। ठीक है, बताना है कि इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो घर पर सब ठीक ठाक होंगे। ऑप्शन बी है घर में सब ठीक ठाक होंगे। ऑप्शन सी है घर में सब ठीक ठाक होंगे। और ऑप्शन डी है पर को सब ठीक होंगे। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें होगा कि घर में सब ठीक ठाक होंगे। ठीक है, घर पर सब ठीक ठाक होंगे, ये नहीं होगा। और घर में सब ठीक ठाक होंगे, ये भी नहीं होगा। और ये तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, घर में सब ठीक ठाक होंगे। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से किए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। ठीक है, यदि मैं स्टेशन पर समय से पहुंचता, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। इसमें हमको बताना है कि कौन सा काल है। तो ऑप्शन ए है संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन बी है हेतु मध्य भूतकाल। ऑप्शन सी है सामान्य वर्तमान काल। और ऑप्शन डी है आसन्न भूतकाल। तो इसमें कौन सा काल होगा? तो इसमें होगा कि हेतु मध्य भूतकाल होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो उसको बताना है। तो क्या है वाक्य? तो अब सीता चलने लगी है, अब सीता चलने लगी है। इसमें क्या है? पक्ष के भेद का सही भेद बताना है कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए है प्रगति द्योतक पक्ष। ऑप्शन बी आरंभ घोतक पक्ष। ऑप्शन सी है पूर्णतया घोतक पक्ष। और ऑप्शन डी है साप्ताय दैतिक पक्ष। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा आरंभ द्योतक पक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। ठीक है, वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। तो ऑप्शन ए क्या है? तो जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी सहायता कीजिए। इसमें बताना है कि वृत्ति का इसमें कौन सा भेद है। तो ऑप्शन ए है विन्द्यार्थ। ऑप्शन बी है निश्चयार्थ। ऑप्शन सी है संध्यार्थ। और ऑप्शन डी है संकेतार्थ। जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी सहायता कीजिए में वृत्ति के सही भेद का सही भेद बताना है। तो क्या होगा इसमें? तो जरा मेरी सहायता करें इसमें क्या है? विद्यार्थ है, विद्यार्थ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो सर्वनाम
शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही विकल्प भेद पहचानिए। ठीक है, तो क्या है कि पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, इसमें हमको वाक्य का सही भेद बताना है। तो ऑप्शन ए विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन बी है सरल वाक्य, ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य और ऑप्शन डी है संयुक्त वाक्य। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो इसमें क्या है, तो ये क्या है, ये एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है इकहरा उद्धरण, ऑप्शन बी है दोहरा उद्धरण, ऑप्शन सी है विवरण चिन्ह और ऑप्शन डी है विस्मरण। तो किसी अक्षर या विशेष, तो किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं। अगला उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, तो कमर टूटना मुहावरे का हमको सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए निराश होना, ऑप्शन बी है जीत जाना, ऑप्शन सी है कमर टूट जाना और ऑप्शन डी है चोट लगना। तो कमर टूट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये होगा निराश होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, तो माथे पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए सिर दर्द होना, ऑप्शन बी है पसंद करना, ऑप्शन सी है गुस्सा करना और ऑप्शन डी है संतोष प्रकट करना। तो माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा असंतोष प्रकट करना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। आठ आठ आंसू रोना। ठीक है, आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है पछताना, ऑप्शन बी है बहुत अधिक विलाप करना, ऑप्शन सी है आश्चर्यचकित होना और ऑप्शन डी है गिन चुनकर रोना। तो आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये होगा बहुत अधिक विलाप करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है अच्छा व्यक्ति, ऑप्शन बी है मूर्ख धनी, ऑप्शन सी है सोच समझ कर करना और ऑप्शन डी है कठोर व्यक्ति। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा मूर्ख धनी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो ऑप्शन ए 1/3 शब्दों में, ऑप्शन बी आधे शब्दों में, ऑप्शन सी है 2/3 शब्दों में और ऑप्शन डी है 3/4 शब्दों में। तो संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो संक्षेपण 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है व्यक्तिक पत्र किन के मध्य लिखा जाता है? व्यक्तिक पत्र किन के मध्य लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए व्यवसायियों के मध्य, ऑप्शन बी है सरकारी अधिकारियों के मध्य, ऑप्शन डी है सगत संबंधियों मित्रों के मध्य और ऑप्शन डी है पाठक और संपादक के मध्य। तो व्यक्तिक पत्र किन के मध्य लिखा जाता है? तो व्यक्तिक पत्र सगे संबंधियों मित्रों के मध्य लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है च छ ज झ का उच्चारण होता है। च छ ज झ का उच्चारण होता है। तो ऑप्शन ए ओष्ठ से, ऑप्शन बी है दंत से, ऑप्शन सी है तालु से और ऑप्शन डी है मूर्धा से। तो च छ ज और झ का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? तो इसका उच्चारण होता है तालु से। ठीक है, अगर आप च छ ज और झ का उच्चारण करेंगे तो जीभ हमारे तालु से सकती है। तो इसका उच्चारण किसके अनुसार होता है? तो तालु से होता है। अगला देखते हैं हम। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर
डी सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, तत्सम नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए पक्ष, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है साई और ऑप्शन डी है राजा। तो इसमें तत्सम कौन नहीं है वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा कि साई क्या है, ये तत्सम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तद्भव बताना है कि तद्भव कौन है। तो ऑप्शन ए पंख, ऑप्शन बी है अक्षर, ऑप्शन सी है कार्य और ऑप्शन डी है आज्ञा। तो इसमें तद्भव कौन सा होगा? तो इसमें तद्भव होगा हमारा पंख। पंख क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मृग नयन में समास है। मृग नयन में कौन सा समास है वो बताना है। तो ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो मृग नयन में कौन सा समास होगा? तो मृग नयन में हमारा क्या होगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है हमको बताना है कौन सा। तो ऑप्शन ए केशव, ऑप्शन बी है चक्रपाणी, ऑप्शन सी है दामोदर और ऑप्शन डी है मुक्त पुरुष। तो विष्णु का पर्यायवाची कौन इसमें नहीं है? तो इसमें विष्णु का पर्यायवाची क्या है? मुक्त पुरुष विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, निस निष्कलुष का विलोम शब्द है। निष्कलुष का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए कुख्यात, ऑप्शन बी है कृत, ऑप्शन बी है कुतग्न, ऑप्शन सी है कलुष और ऑप्शन डी है कड़ुआ। तो निष्कलुष का विलोम क्या होगा? तो निष्कलुष का विलोम होगा कलुष। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है अज्ञान ज्ञानी, ऑप्शन बी है ज्ञानी पढ़ना, ऑप्शन सी है जानकार ना जानकार और ऑप्शन डी है अगम्य और गम्य। तो अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो अभिज्ञ और अनभिज्ञ का होगा ये जानकार और ना जानकार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है सुलभ और ऑप्शन डी है प्रियतम। तो जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए है यह एक गंभीर समस्या है, ऑप्शन बी है मुझे बड़ी भूख लगी है, ऑप्शन सी है मैंने राम से पूछा और ऑप्शन डी है वह घर गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है वो हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? मुझे बड़ी भूख लगी है, ये क्या है? ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग बताना है कि कौन इसमें पुल्लिंग है। तो ऑप्शन ए अंधेरे, ऑप्शन बी है नकेल, ऑप्शन सी है मुंडेर और ऑप्शन डी है बटेर। तो इसमें पुल्लिंग कौन सा होगा? तो इसमें पुल्लिंग होगा अंधेरे। ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगला है, सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। सामाजिक पदों स्लैश पुनरुक्त स्लैश युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी है अर्ध विराम, ऑप्शन सी है योजक चिन्ह और ऑप्शन डी है उद्धरण चिन्ह। तो सामाजिक पदों स्लैश पुनरुक्त स्लैश युग्म शब्दों के मध्य क्या प्रयोग किया जाता है? तो इनके मध्य योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा बताना है। तो ऑप्शन ए है आंख दिखाना, ऑप्शन बी है कान खोलना, ऑप्शन सी है ओठ चबाना और ऑप्शन डी है खून पीना। तो सावधान करना के अर्थ में मुहावरा आपको बताना है। तो कौन सा होगा? तो ये होगा कान खोलना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।